गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि पिछली क्लासों में मैंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कुछ जो फैक्टर्स थे, जैसे हार्ट हो गया, उनकी ब्लड सप्लाई हो गया, हार्ट साउंड्स हो गया, कार्डियो कोरोनरी सप्लाई हो गई है, उसकी ब्लड सप्लाई हो गई, कंप्लीट मैंने हार्ट के बारे में डिस्कशन किया था। आज हार्ट का जो एक चैप्टर है उसके अंदर हमने ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कशन कर रहा है। ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कशन करने के बाद में हम ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि कार्डियोवास्कुलर का दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। आज हम ब्लड प्रेशर टॉपिक लेके आए हैं क्लास। आई होप आपको मेरी क्लास पिछली क्लासें बहुत अच्छी पसंद आई होंगी, और इसी के हिसाब से मैं ये नए नए टॉपिक्स आपके लिए लेके आता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसकी इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फिर हम डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे इसके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखिए, ब्लड प्रेशर का मतलब है ब्लड और प्रेशर, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है ब्लड और प्रेशर। ब्लड का मतलब आपको पता ही है, और प्रेशर का मतलब क्या होता है? दबाव। ब्लड का जो दबाव है किसके ऊपर? ब्लड वेसल्स के ऊपर। ब्लड का जो दबाव है, जो बहाव है ब्लड का, वो किसके, जो वाल्व्स होती हैं या फिर ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स की जो वाल होती हैं, दीवार होती है, उसके ऊपर लगाया गया जो प्रेशर होता है, उसके ऊपर लगाया गया जो प्रेशर होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस वाल्व के ऊपर, इस ब्लड वेसल्स की वाल्व के ऊपर लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर कहलाता है। इसके मापने के लिए स्पिग्मोमैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर नापने के लिए स्पिग्मोमैनोमीटर की यूज होता है। बहुत ऐसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी होते हैं जिससे आजकल ब्लड प्रेशर को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन इसका क्या होगा? जो ब्लड प्रेशर है उसका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन मैंने बोला, ब्लड के द्वारा लगाया गया ब्लड वेसल्स का प्रेशर। इसके डेफिनेशन के अंदर हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक, सिस्टोलिक मीन आर्टेरियल प्रेशर, मीन आर्टरी प्रेशर, और पल्स प्रेशर। पहले हम इन चारों चीजों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, फिर हमें ब्लड प्रेशर के बारे में हमको थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा इसके बारे में क्या होता है ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब हार्ट, जब वेंट्रिकल्स होते हैं, जब लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है पार्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ में ही हार्ट के जो वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्शन चालू होंगे, इस वाले पार्ट से कॉन्ट्रैक्शन चालू होंगे, तो ये अयोटा के अंदर एक अमाउंट में ब्लड को फिल कर देता है। मतलब वेव्स के थ्रू ये जो कार्डियक आउटपुट होता है, पिछली क्लास में हमने कार्डियक आउटपुट के बारे में भी डिस्कशन किया था। जो कार्डियक, एक बार में जो ब्लड इसके अंदर जाता है, एक बार में स्ट्रोक वॉल्यूम जाती है, उस स्ट्रोक वॉल्यूम का, जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के साथ में उस स्ट्रोक वॉल्यूम का ब्लड प्रेशर, मतलब जो ब्लड वेसल्स है उस पे लगाया हो गया दाब, क्या कहलाता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मतलब वेंट्रिकल के सिस्टोल के दौरान जो अयोटा है, आर्टरी है, जो लार्ज आर्टरी है, अयोटा है, इसके ऊपर लगाया गया जो प्रेशर होता है वो क्या कहलाता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो होता है 120 mm of Hg, 120 mm of Hg। mm of Hg क्या होता है? मिलीमीटर, मिलीमीटर ऑफ mercury, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ mercury। तो ये इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होती है। आपसे कोई पूछ ले mm of Hg की फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिलीमीटर ऑफ mercury, mercury Hg को इंडिकेट करता है। तो हम बात करते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की।
एक बार में वेंट्रिकल के सिस्टोल के दौरान ब्लड वेसल्स में जितनी ब्लड फिल हुई है उस ब्लड के द्वारा लगाया गया ब्लड वेसल्स पे प्रेशर क्या कहलाएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, देखिए जब हार्ट रिलैक्स करेगा, ठीक है, ब्लड एक बार में फिल कर दिया गया है, ब्लड फिल करने के साथ में एक बार में जो वेव्स गई ब्लड की, जैसे कार्डियक आउटपुट या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम गया, वो आगे की तरफ फ्लो कर गया, ठीक है, लेकिन कुछ अमाउंट में ब्लड इस ब्लड वेसल्स में पड़े रहते हैं जो पेरिफेरल रेसिस्ट करते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, सिस्टोलिक तो इस तरीके से ब्लड गया, एक बार में गया ब्लड, और ये जो वॉल्यूम्स गई इसके द्वारा लगाया गया प्रेशर सिस्टोलिक कहलाता है। लेकिन अभी सिस्टोल नहीं हो रखा है, डायस्टोल हो चुका है, डायस्टोल होने के साथ में यहाँ पे रिलैक्सेशन कर रहा है, ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो रखे हैं, उस दौरान जो ब्लड इसके अंदर प्रेजेंट है, उस दौरान जो इसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है, पेरिफेरल रेसिस्ट है, उसके द्वारा लगाया गया जो प्रेशर होता है वो क्या कहलाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की बात हो गई, हमने बात कर ली। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 80 mm ऑफ Hg। अब सीधी सी बात है, अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात होगी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है 120/80 mm ऑफ Hg। ये क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, इससे ज्यादा और इससे कम कुछ एबनॉर्मलिटीज के अंदर आ जाती हैं, वो हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 mm/Hg, इसको जो नापने के लिए कौन सी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके द्वारा क्या करते हैं, इस ब्लड प्रेशर को हम असेस करते हैं या फिर जांचते हैं। अब हम बात करते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर के बारे में। मीन आर्टेरियल प्रेशर, देखिए होता क्या है, मीन आर्टेरियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, जैसे डायस्टोलिक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, और डायस्टोलिक प्रेशर हो गया, ठीक है। नॉर्मली सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के बाद जो प्रेशर होता है, दोनों का जो एवरेज जो प्रेशर होता है, एवरेज जो प्रेशर है, जो कि हमेशा इतना प्रेजेंट होता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, लेकिन जो एवरेज जो प्रेशर होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज, जो एवरेज जो प्रेशर होता है उसे क्या कहते हैं, मीन आर्टेरियल प्रेशर कहते हैं। तो इसलिए बोल सकते हैं इसको एवरेज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक एवरेज ब्लड प्रेशर, एवरेज जो ब्लड प्रेशर है उसको क्या कहते हैं, हम मीन आर्टेरियल प्रेशर कहते हैं। अब इसको कैसे किस तरीके से निकालते हैं वो हम मैं बता देता हूं आपको। इसके फॉर्मूला है, जैसे डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है, ठीक है, इनटू +1/3 ब्रैकेट सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। देखिए क्या है ये, डायस्टोलिक प्रेशर +1/3 सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर ब्रैकेट के अंदर है। इसको निकालने का कैसे है, जैसे कि मान लो नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 80 mmHg की बात करें, ठीक है, +1/3 सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है 120 मैंने बात की थी, -80, ठीक है। अब इन दोनों के बीच जो बचा हुआ वॉल्यूम है, इन दोनों को अगर हम इस ब्रैकेट को खोलने लगेंगे बोर्ड मास के नियम के हिसाब से, तो 40 बचेगा। तो अगर 80
प्लस 1/3 इंटू 40 कितना हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे इस तरीके से 40/3 इसको हम काट लेते हैं, सबसे पहले भाग कर लेते हैं। भाग करने पर हम हमारे पास में मिलेगा 13.3 समथिंग इतना मिलेगा। इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो 93.33 समथिंग इसका जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है, मीन आर्टेरियल प्रेशर, ये नॉर्मल जो मीन आर्टेरियल प्रेशर के एक कितना होता है 93.33 जो मीन आर्टेरियल प्रेशर कहलाता है, ठीक है। ये नॉर्मल होता है। ये एक सूत्र नहीं है, इसके 3 सूत्र होते हैं, सेम कंडीशन से इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब दूसरा मैं अगर सूत्र की बात करूं तो ये हो सकता है डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 इंटू पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर। अब कहेंगे कि पल्स प्रेशर क्या होता है। पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक वॉल्यूम और डायस्टोलिक वॉल्यूम का जो बीच का जो वॉल्यूम होता है, दोनों के बीच का जो गैप होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, पल्स प्रेशर कहते हैं। समझ गई क्लास। ये इसका सेकंड हो गया, सेम ही है चीज, ये इसको सेम ही इंडिकेट कर देते हैं। थर्ड वन आता है जो कि नॉर्मली है, जैसे डायस्टोलिक, डायस्टोलिक प्रेशर हो गया, यहाँ पर बता देता हूं मैं। देखिए डायस्टोलिक प्रेशर प्लस डायस्टोलिक प्रेशर इंटू 2 प्लस सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, बटे में 3। इसका तीसरा फॉर्मूला क्या है, डायस्टोलिक बटे में 1। थोड़ा सा इसमें मेरे को लग रहा है, हाँ, डायस्टोलिक इंटू, सही है, नॉर्मल है, यही चीज होती है। डायस्टोलिक इंटू 2 प्लस सिस्टोलिक प्रेशर बटे में 3। तो ये इसका मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है। अब मान लो 80 इसमें रख देते हैं इंटू 2 प्लस में सिस्टोलिक 120/3, तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 160 प्लस 120/3, इनको दोनों को जोड़ लेते हैं 80 280/3। अगर हम इसको काटते हैं तो 93.33 समथिंग इसके मीन आर्टेरियल प्रेशर आ जाता है। तो ये 3 फॉर्मूले मैंने बताए हैं, इसके द्वारा हम मीन आर्टेरियल प्रेशर को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम पल्स प्रेशर की बात करते हैं। पल्स प्रेशर अभी भी मैंने थोड़ा सा पहले ही डिस्कशन किया था। पल्स प्रेशर क्या होता है, जो पल्स प्रेशर है वो क्या होता है, बिटवीन जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे सिस्टोलिक वॉल्यूम, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, ये पल्स प्रेशर बोलते हैं। जैसे 120 माइनस 80 बराबर 40, तो ये 40 नॉर्मल इसका क्या है, पल्स प्रेशर है, ठीक है। 40 पल्स प्रेशर हमारा 40 mm ऑफ Hg पल्स प्रेशर नॉर्मल होता है, ठीक है। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कुछ इसके बारे में कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल तो ये है, अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज की कंडीशंस आ जाती हैं ब्लड प्रेशर में तो वो क्या कहलाएंगी और वो उसको क्या बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 140 mm ऑफ Hg बाय 100 कर लीजिए या 90 कर लीजिए, नॉर्मली इतना आ जाता है। अब 140 mm Hg अगर सिस्टोलिक प्रेशर 140 से ऊपर, मतलब 40 से ज्यादा बढ़ जाए, 140 से ज्यादा हो जाए, और डायस्टोलिक प्रेशर 90 से ज्यादा हो जाए, तो इस कंडीशंस को क्या बोलेंगे हम, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के इस प्रेशर्स को क्या बोलेंगे हम, हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म के अंदर, हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन क्या होता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर या एक्सेसिव इंक्रीज ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन की अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग इसके ग्रेड हैं कि
140 और 160 के बीच में रहे तो फर्स्ट ग्रेड होता है, 160-80 के बीच में रहे तो सेकंड ग्रेड होता है, और 80 से वो होता है तो थर्ड ग्रेड के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से इसके ग्रेड्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी बात हम सेकंड ईयर के अंदर इसके हाइपरटेंशन के ऊपर पूरा सिलेबस है, तो वो उसके अंदर पढ़ाया जाता है, सेकंड ईयर के अंदर पढ़ाया जाएगा। हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, नॉर्मली हमने हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद में हम बात करते हैं ब्लड रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर मतलब अगर नॉर्मली बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होता है तो किस तरीके से मेंटेन होता है, बॉडी कैसे मेंटेन करती है इस ब्लड के प्रेशर को, उसके बारे में हम डिस्कशन इसके अंदर करते हैं। तो इससे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के अंदर ये दो तरीके से रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर, बीपी को दो तरीके से रेगुलेट करता है। एक तो शॉर्ट टर्म मतलब छोटे समय के लिए थोड़ा सा एकदम से बीपी बढ़ा तो उसको एकदम से मैनेज कर लिया तो वो शॉर्ट टर्म के अंदर आ गया, और दूसरा होता है एक लॉन्ग टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म के अंदर एक बीपी को मेंटेन करना, बीपी के बढ़े हुए लेवल या घटे हुए लेवल को मेंटेन करना, वही क्या कहलाएगा, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर ब्लड के रेगुलेशन किस तरीके से किए जाते हैं और कौन कौन इस पे रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड को रेगुलेट करने के लिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले शॉर्ट टर्म्स के बारे में। शॉर्ट टर्म्स ब्लड रेगुलेशन की बात करें, ब्लड प्रेशर रेगुलेट की बात करें तो शॉर्ट टर्म के अंदर बैरो रिसेप्टर नाम से एक कंटेंट होता है। बैरो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं, ये मेनली ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और होते क्या चीज है, ये एंडिंग होते हैं, नर्व्स एंडिंग होते हैं, जो ब्लड वेसल्स के अंदर, सभी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नर्व्स एंडिंग्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स के अंदर, लगभग सभी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेनली बहुत अधिक मात्रा में कहां प्रेजेंट होते हैं, एक तो कैरोटिड साइनस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और दूसरा कहां प्रेजेंट होता है, दूसरा प्रेजेंट होता है ये कैरोटिड साइनस और आर्क ऑफ एओर्टा के अंदर। ठीक है, कैरोटिड साइनस और आर्क ऑफ एओर्टा। कैरोटिड साइनस क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को ब्रेन तक लेके जाते हैं, ब्रेन तक ले जाने वाले जो ब्लड वेसल्स होते हैं पर कैरोटिड साइनस कहलाते हैं या कैरोटिड आर्टरीज कहलाते हैं। और आर्क ऑफ एओर्टा, ये दो जगह पे क्या होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स बहुत मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। अब काम क्या होता है इनका, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले हमने बात करी थी शॉर्ट टर्म्स के अंदर बैरो रिसेप्टर्स, और दूसरा क्या होता है जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये दो चीजें प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर, शॉर्ट टर्म्स के अंदर। तो शॉर्ट टर्म्स के अंदर हम बैरो रिसेप्टर के बारे में और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोनों चीज ही सेम है, बट बैरो रिसेप्टर्स और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये थोड़े से वर्क एक जैसे करते हैं पर इसके अंदर थोड़ा सा अलग है। ठीक है, जैसे बैरो रिसेप्टर्स की बात करें, बैरो रिसेप्टर की बात करें तो बैरो रिसेप्टर क्या करते हैं, देखिए जब आर्टरीज में ब्लड जाता है, तो उसके अंदर जो आर्टरीज हैं जब स्ट्रेच होती हैं, ब्लड वाल्व्स होती हैं, जो वाल्व्स होते हैं स्ट्रेच होता है, ब्लड एकदम से एक्सपेल आउट होता है, स्ट्रेच होता है। स्ट्रेचिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि बैरो रिसेप्टर्स कितने एक्टिव रिस्पॉन्सिव करेंगे या कितने रिसेप्टर्स अपने इंडिकेट करेंगे। तो
क्या होते हैं, नर्व्स किस तरीके से स्टिमुलेट होते हैं, यहाँ के बैरोरिसेप्टर कैसे स्टिमुलेट होते हैं, तो ये बताता हूं मैं। जैसे कि मान लीजिए बीपी इंक्रीज हो गई, ठीक है, बीपी इंक्रीज हो गई, इसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है इंक्रीज हो गया, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बीपी इंक्रीज होने का मतलब है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से वहां पर जो वाल्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स वाल्व होते हैं, वो क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे। स्ट्रेच होंगे कौन से, ब्लड वेसल्स की जो वाल्व्स होती हैं वो स्ट्रेच होंगे, जैसे ब्लड फिल हुआ एकदम से तो वो स्ट्रेच होंगे। ज्यादा स्ट्रेच होने की वजह से वहां पर जो ये बैरोरिसेप्टर वो स्टिमुलेट होंगे, स्टिमुलेशन ऑफ बैरोरिसेप्टर्स कह सकते हैं, या इसके बाद में ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जैसे कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, दो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं। अब बैरोरिसेप्टर्स से हम बात करते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स स्ट्रेच हुई, वाल्व स्ट्रेच हो गए, ठीक है, ब्लड वेसल्स की वाल्व स्ट्रेच हुई, स्ट्रेच होने के साथ में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो गया, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो गया। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ तो दो तरीके से वर्क करता है, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। देखिए जब ऑटोनॉमिक ब्लड वेसल्स स्ट्रेच होती हैं, जब बीपी बढ़ा होता है, उस कंडीशंस में जो पैरासिम्पैथेटिक है वो तो स्टिमुलेट होता है और सिंपैथेटिक है वो सप्रेस होता है, ठीक है, ये स्टिमुलेट होगा, ये सप्रेस होगा। बीपी बढ़ी हुई है, ये स्टिमुलेट होगा, ये कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। ये किस तरीके से हेल्प करेगा, ये करता क्या है, अब दिखाता हूं मैं। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होने के बाद में ये क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होगा तो ये करते हैं हार्ट रेट को डाउन, हार्ट रेट को क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं, हार्ट रेट कम हो जाती है। कंडक्शन सिस्टम या कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शंस क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। हार्ट रेट इसमें पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होने के साथ में हार्ट रेट कम हो गया, कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेशन कम हो गया, जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो गया। अब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया तो ब्लड का जो वॉल्यूम्स है ये वेजो डायलेटर का काम करते हैं, ठीक है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज किस तरीके से होगा, जब वेसल्स स्ट्रेच होंगी तो ब्लड वेसल्स डायलेशन होगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स डायलेशन हुआ, ब्लड वेसल्स डायलेशन जो इसको क्या कहते हैं, वेजो डायलेशन, क्या बोलते हैं, वेजो डायलेशन, इसको मेडिकल टर्म में। अगर ब्लड वेसल्स डायलेट हो रही हैं तो उसको क्या बोलेंगे, वेजो डायलेशन। ये तीनों प्रोसेस के साथ में क्या होगा, वेजो डायलेशन होगा। वेजो डायलेशन होने की वजह से जो होता है बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बीपी कैसे कम हुआ, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इसमें अब डायलेट हो गया तो कम मात्रा में प्रेशर के हिसाब से वो प्रेशर कम हो गया, उस प्रेशर के कम होने की वजह से क्या होगा, बीपी कम हो जाएगा, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया या ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड का जो बहाव था वो कम अनुभव होने लग गया। इसी तरीके से वो बीपी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, रेगुलेट कर देते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर बैरोरिसेप्टर इस तरीके से और नर्वस सिस्टम इस तरीके से करते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और सिंपैथेटिक जब ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है उस समय हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इंक्रीज हो जाता है। देखिए जब बीपी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, बीपी डिक्रीज हो रहा है, बीपी डिक्रीज होने के साथ में क्या होता है, देखिए जब बीपी डाउन हो रही है, बीपी डाउन होने के साथ में जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड वॉल्यूम है वो डाउन हो रहा है, उसके डाउन होने की वजह से जो स्ट्रेचिंग है, ब्लड वेसल्स की स्ट्रेचिंग कम हो रही है, स्ट्रेचिंग कम होने की वजह से भी
एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। इसके स्टिमुलेट होने की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस बार स्टिमुलेट हो रहा है। कौन सा? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ तो इसने क्या किया, ये स्टिमुलेट हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक वो सप्रेस हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक ये सप्रेस हो गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक की। सिंपैथेटिक अगर स्टिमुलेट इंक्रीज हो जाता है तो ये क्या करता है, इंक्रीज द हार्ट रेट, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज कर देता है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ये बढ़ाने की वजह से कार्डियक आउटपुट जितना बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे, वेसोकंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन होने के वजह से बीपी का जो प्रेशर है ब्लड वेसल्स पे वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में क्या होंगे, वापस से बीपी इंक्रीज हो जाएगा, डाउन हो रहा है तो उसको इंक्रीज इस तरीके से कर सकता है। हमने दो तरीके से शॉर्ट टर्म के अंदर हमने इसका डिस्कशन किया। इसके बाद में हम बात करते हैं ब्लड रेगुलेशन का, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का लॉन्ग टर्म के अंदर। देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर तीन तरीके से ये ब्लड वेसल्स के अंदर बीपी को रेगुलेट करता है, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं रास की। रास हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम के अंदर, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेटर, बीपी लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन की बात करें तो इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आता है फर्स्ट वन रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करते हैं, रास इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये जो सिस्टम है इससे ब्लड का रेगुलेशन होता है, फर्स्ट वन ये हो गया। दूसरा आता है एट्रियल का स्ट्रेचर, जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम होता है, उसके एट्रियल नाट्रियूट्रिक पेप्टाइड, जो ये स्ट्रेच होने की वजह से, एट्रियल का स्ट्रेच होने पर ये जो एंजाइम्स है वो रिलीज होता है, ठीक है, एट्रियल नाट्रियूट्रिक पेप्टाइड। दूसरा ये रेगुलेट करता है। तीसरा करता है एडीएच हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इसको बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से पार्ट से, उसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं इनको, ठीक है। अभी जो ये ब्लड हार्मोन्स हैं इसके रेगुलेशन के हिसाब से, जैसे बीपी को रेगुलेट करते हैं, लॉन्ग टर्म बीपी की रेगुलेशन का काम करते हैं। तो हम सबसे पहले हम रास की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रास में किस तरीके से वर्क करता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बीपी कैसे रेगुलेट करता है, तो देखिए रास, मान लीजिए बीपी डाउनवर्ड जा रहा है, बीपी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बीपी डिक्रीज होने के साथ में जो
ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, इसके अंदर दो ब्लड वेसल्स इंटर करती हैं और एक ब्लड वेसल्स इंटर करती है, आर्टरी इंटर करती है और एक आर्टरी बाहर निकलती है। जो इंटर कर रही है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरी। ये एफरेंट आर्टरी है जो दिखने में इस वाली आर्टरी से बड़ी होती है, मतलब इसका जो ल्यूमन है वो बड़ा होता है, और जो यहाँ से इफरेंट आर्टरी होती है वो छोटी होती है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर का जो प्रेशर है वो मेंटेन करने के लिए, ये प्रेशर जो मेंटेन करना होता है, वो प्रेशर जो मेंटेन करना होता है वो इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस पार्ट है, जो ग्लोमेरुलस का जो पार्ट है ये, ठीक है, इस ग्लोमेरुलस पार्ट के अंदर जो ये गुच्छा बना हुआ है, इस गुच्छे की वजह से जो प्रेशर्स मेंटेन होते हैं, ठीक है, वो छोड़िए बात को। हम बात कर रहे थे कि ब्लड बीपी गिर गया है, बीपी गिर गया है तो इस आर्टरी पे लगा हुआ प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पर एक सेल्स होती हैं, कौन सी, जे जी सेल्स, क्या नाम है, जे जी सेल्स। जे जी सेल्स होते हैं ऐसे करके, जे जी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, सोडियम को रिट्रैक्ट करते हैं, मतलब सोडियम कितना ब्लड के अंदर आ रहा है, कितना ब्लड के अंदर आ रहा है, कितना रेगुलेशन करना है, वो इसके ऊपर मेंटेन करता है। तो ये जो जेजी सेल्स होता है वो देखता है कि प्रेशर बीपी इसके ऊपर स्ट्रेचिंग कम हो जाती है, तो ये क्या कर देता है, एक स्टिमुलेट करके ये क्या करता है, रेनिन रिलीज करता है, रेनिन रिलीज करता है ये जेजी सेल्स। ठीक है, रेनिन रिलीज करने के साथ में ये रेनिन क्या चला जाता है, जो लीवर है, लीवर वो एक हार्मोन रिलीज करता है, एंजियोटेंसिन। कौन सा हार्मोन, अभी ये डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद में हम डिस्कशन वर्ड से करते हैं। जैसे कि जेजी सेल ने क्या किया है, रेनिन रिलीज किया, ठीक है, रेनिन, ठीक है,